अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द गाइड पोर्टल। कैमरा मैंने ख़ुद पकड़ा हुआ है, इसलिए कैमरा हिलता रहेगा। पूरी वीडियो में पहले बता देता हूँ। दूसरा ये कि मैं गैस बनाने में थोड़ा लेट हो गया मसरूफियत की वजह से, इसीलिए मैं लेट अपलोड कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप उसको देखते हैं तो पंजाब के तमाम बोर्ड्स और मॉर्निंग एंड इवनिंग दोनों क्लासेस के बच्चों के लिए कवर हो जाएगा। पहले मैं पूरी बुक का ओवरव्यू दूँगा कि कौन कौन चीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन सी शॉर्ट है, कौन सी लॉन्ग है, कितने कितने लेंथ में इसको याद करना है, कोई चीज़ आप छोड़ सकते हैं तो कौन कौन सी हैं। और उसके बाद मैं आपको फिर दोबारा सारी बुक का बताने के बाद, चैप्टर 1 से 9 तक बताने के बाद एक मरतबा फिर वापस आऊँगा और आपको एक मरतबा सारे लॉन्ग दिखा दूँगा जो इस मरतबा आने हैं बोर्ड में, सभी बोर्ड्स के अंदर। चलें वीडियो शुरू करते हैं। और जो मैं गेस्ट पेपर दूँगा अभी बायोलॉजी के लिए पंजाब ग्रुप का, वो 100% बोर्ड में आएगा। मॉर्निंग टाइम के लिए भी आएगा और इवनिंग टाइम, दोनों ग्रुप्स के लिए होगा, तो ध्यान से समझ लेना है। सबसे पहले हम बात करेंगे, चैप्टर वाइज चलूँगा, शॉर्ट एंड लॉन्ग मिक्स बताऊँगा, क्योंकि कैमरा भी मैंने ख़ुद पकड़ा हुआ है इसलिए शायद कैमरा थोड़ा हिले। अच्छा जी, अभी फ़र्स्ट पेज की बात करते हैं। फ़र्स्ट पेज के अंदर हमारे पास साइंस की डेफिनेशन है, बायोलॉजी की डेफिनेशन है, ये डिवीजन्स हैं और ये ब्रांचेज़ हैं। ठीक है, इसमें याद रखना है कि अगर डिवीज़न का क्वेश्चन आता है तो डिवीज़न सिर्फ ये 3 है, ज़ूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी। और ये वाली हमारे पास जो है ये ब्रांचेज़ हैं। ठीक है, इसमें बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ब्रांच के अंदर आप कभी भी ये गैस नहीं कर सकते कौन सी इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं, क्योंकि सभी ब्रांचेस इक्वली इंपॉर्टेंट है। इसमें जो आपको बताने वाली बात है ख़ास वो ये है कि माइक्रोबायोलॉजी और पैरासाइट्स, ये 2 बोर्ड में ज़्यादा आती हैं। ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट है, ये नहीं करना आपने। इसमें इसको बायोकेमिस्ट्री के नाम से भी आती है। ठीक है, इसको मिक्स नहीं करना। उसके अलावा आने वालों में से मशहूर मॉर्फोलॉजी है, एनाटॉमी है, टेक्सोनॉमी है, बायोटेक्नोलॉजी है और फार्माकोलॉजी है। एंटोमोलॉजी ऑब्जेक्टिव वगैरह में आ जाती है। एक ब्रांच लाजमी तौर पे आपको नज़र आएगी शॉर्ट क्वेश्चन में, और एक ब्रांच ऑब्जेक्टिव में भी लाजमी नज़र आएगी, स्पेशली फैसलाबाद बोर्ड के अंदर पेपर के दरमियान में। अच्छा, ये पेजेस नहीं हैं आप लोगों के, ये वाला ऐसे करने की ज़रूरत नहीं, रीडिंग कर लेना काफ़ी है आपके लिए। इस लेवल्स आपके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। ये पूरा लॉन्ग नहीं आएगा, इसमें से कोई पार्ट लॉन्ग आ सकता है। इसमें अगर बात करते हैं हम फर्स्ट सबएटॉमिक लेवल की, इसमें से आपको डेफिनेशन याद करनी है, कितने बायो एलिमेंट की डेफिनेशन कर लेनी है, कितने बायो एलिमेंट्स हैं वो याद कर लेना है। अच्छा, मॉलिक्यूलर लेवल आपने सिर्फ इसको रीड कर लेना है एक मरतबा। इसमें स्पेशली ये 2 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स। ऑर्गेनाइज लेवल, सेल लेवल से रीडिंग की हद तक है, डेफिनेशन की हद तक है, ये भी डेफिनेशन की हद तक है। और ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन है, यानी इस पूरे के अंदर जो मेन लॉन्ग क्वेश्चन है वो ये वाला आ सकता है। ठीक हो गया, एक लॉन्ग क्वेश्चन हो गया। अच्छा, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है और ये भी आ सकता है। सुनने में अजीब लगता है लेकिन ये बोर्ड में आते नहीं, ये दोनों आ सकते हैं। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट ये वाला और ये वाला है। ठीक हो गया। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के सबसे ज़्यादा इस मरतबा बोर्ड में आने के चांसेस, चैप्टर 1 में से एक लॉन्ग आना, आपको पता है, पेपर स्कीम वाली वीडियो आपने देखी होगी, तो उसके मुताबिक एक लॉन्ग ये है और एक लॉन्ग ये है। इन दोनों में से एक आएगा बोर्ड में इस मरतबा। इसमें आपने ये किंगडम्स के नाम लिखने हैं, यूनिसेलुलर लिखना है, मल्टी सेलुलर लिखना है, कॉलोनियल लिखना है, मस्टर्ड प्लांट और फ्रॉग आएगा। ठीक हो गया। अगर मस्टर्ड प्लांट अकेले से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो आपने सिर्फ ये लिख कर इसकी डायग्राम लाजमी बनानी है, और अगर फ्रॉग लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो फ्रॉग यहाँ तक ख़त्म हो जाता है, तो आपने डायग्राम उसकी फिर ये वाली बनानी है, ये नहीं बनानी। ठीक है, लेकिन अगर ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन आता है ये वाला, तो फिर अंदर कोई भी डायग्राम नहीं आएगी। ठीक हो गया। आगे यूनिट नंबर 2 पे आते हैं। यूनिट नंबर 2 के अंदर हमारे पास ऑब्जर्वेशन की जो 2 एग्जांपल्स हैं, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ये कर लेनी है आपने। और ऑब्जेक्टिव पॉइंट है कि रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है ये फर्स्ट स्टेप होता है, ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव है, इसको पढ़ लेना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, डिडक्शन और एक्सपेरिमेंटेशन बच्चे मिक्स कर देते हैं, वो पूछते हैं हाइपोथेसिस के फ़ौरन बाद से स्टेप पूछते हैं, बच्चे ये लिखते हैं, आपने डिडक्शन लिखना है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट है, ये दोनों इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, मलेरिया वाला आपके सिलेबस में नहीं है। थ्योरी एंड लॉ, ये वाला एक, और रेशियो प्रोपोर्शन वाला ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पंजाब बोर्ड के लिहाज से, पेपर में आते हैं। उसकी रीज़न ये है, इस वाले के इंपॉर्टेंट होने की रीज़न जो है वो यहाँ पर एक क्वेश्चन इसके मुतालिक दे दिया गया है जिसकी वजह से इंपॉर्टेंट हो गया। अच्छा जी, इसके बाद है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी में आपने सिर्फ उसकी डेफिनेशन करनी है। इंपॉर्टेंस, एम्स, ये 2 इंपॉर्टेंट है। एम्स में ये 2 एम्स है, ये पूरा एम नहीं है, आपने सर ये 2 पॉइंट एम्स के लिखने हैं।
टैक्सोनॉमी सिस्टमेटिक्स जो है ये अलग क्वेश्चन है, ठीक है। अगर एम ऑफ क्लासिफिकेशन आएगा आप 2 पॉइंट भी लिख देते हो काफ़ी है, इंपॉर्टेंस कर लेनी है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको बस पढ़ लेना एक मरतबा, ज़रूरी है इतना, तरतीब आनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, पी मटर की जो इसमें क्लासिफिकेशन दी हुई है ना, ये आपको आनी चाहिए। स्पीशीज़ लॉन्ग आ सकता है। अच्छा, ये सारा आपके सिलेबस में नहीं है। ये वाहिद लॉन्ग है चैप्टर 3 का जो एक्चुअल में बनता है आने वाला, ठीक है। आने को तो ये भी आ सकता है, लेकिन जो एक्चुअल लॉन्ग क्वेश्चन है जो गैस के लिहाज से आप देखते हैं तो ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। अच्छा, इसके बाद बायनोमियल नोमेनक्लेचर के हिसाब से शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है नेमिंग के लिए, उसके लिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है। अच्छा, फिर आते हैं चैप्टर नंबर 4 पे। चैप्टर नंबर 4 की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले आते हैं सेलुलर स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस। इसमें ऑलमोस्ट सभी टॉपिक सिलेबस में शामिल हैं। आप लोगों ने कैसे करना है, सबसे पहले तो आप लोग फंक्शंस याद करें। एक एक लाइन का फंक्शन होता है। सेल वाल का फंक्शन है, ये लिखा हुआ है इसमें कि स्पोर्ट्स देता है और ये शेप देता है। आप लोगों ने इसके फंक्शंस याद कर लेने, ठीक है। इसका फंक्शन ये हो जाएगा, इसका फंक्शन हो जाएगा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है वाला पॉइंट, ठीक हो गया, ये इसका फंक्शन हो जाएगा। उसके अलावा प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वाल के बारे में ये क्वेश्चन आता होता है कि ये इनका डिफरेंस, शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है। उसके अलावा पूछते होते हैं प्लाज्माडेस्माटा के बारे में, बहुत कम पूछा जाता है। एक बात पूछी जाती है कि सेल वाल का जो कंपोजिशन क्या है, उसमें ये काइटन और पेप्टिडोग्लाइकन और बाकी चीज़ें उसमें शामिल होंगी। इस क्वेश्चन में नहीं होंगी मेनली। ये लॉन्ग नहीं आएगा, शॉर्ट ही आएगा, ये भी शॉर्ट ही आएगा, ठीक है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इसमें जो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपका ये मॉडल, ये वाला मॉडल यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है। ये मॉडल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली फॉर बोर्ड हो अगर फैसलाबाद का, लाहौर का, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साइटोप्लाज्म की बात करते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन ये काफ़ी अच्छे से आया नहीं है। अच्छा जी, उसका भी आपको फंक्शन सिर्फ आना चाहिए, ये आपका सिलेबस में नहीं है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, यानी पहला ऑफिशियल लॉन्ग क्वेश्चन ये बनता है, ठीक हो गया। ये आपने कर लेना है। इसका सिर्फ फंक्शन याद कर लें, काफ़ी है, इसको बहुत डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए ऑब्जेक्टिव आती होती है कि एनर्जी प्रोडक्शन सेंटर है, पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं इसको। इसका फंक्शन याद कर लेना है। और प्लास्टिड, इसमें 3 तरह के प्लास्टिड हैं, क्रोलोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट है, ल्यूकोप्लास्ट है। आपको तीनों का डिफरेंस पता होना चाहिए। अगर ये लॉन्ग में आएगा आप तीनों को एक्सप्लेन कर दोगे, नंबर पूरे मिल जाएंगे, और अगर शॉर्ट में आएगा तो अलग-अलग आ सकता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, इसमें रफ एंड स्मूथ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, राइबोसोम की वजह से होता है ये, तो इसका फंक्शन भी आप लोगों को पता होना चाहिए। गोल्जी प्लेटस में से कोई भी चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने याद रखना है। एक तो ये लफ्ज़, ठीक है, और पिछले पेज पे ये लफ्ज़, ये दिखने में एक तरह के हैं, इसलिए इनका डिफरेंस बोर्ड में पूछ लिया जाता है। इसका सिर्फ फंक्शन आपको आना चाहिए, इसका भी फंक्शन आना चाहिए। सेंट्रिकल सेंट्रोसम का डिफरेंस पता होना चाहिए। वैक्यूल की कितनी टाइप हो, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, फूड वैक्यूल है, 2-3 एग्जाम पता होने चाहिए, और इसका फंक्शन पता होना चाहिए। और ये पता होना चाहिए कि प्लांट में इसकी पोजीशन क्या होती है और एनिमल में इसकी पोजीशन क्या होती है। दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन ये है, ठीक है। टोटल 2 ही लॉन्ग क्वेश्चन आपके बनते हैं, एक मैंने पहले बताया आपको, और एक ये लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं, ये वाला चीज़ नहीं आएगी। अच्छा, डिफ्यूजन 3 चीज़ें हैं, डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। ये तीनों डेफिनेशन आ सकती हैं डिफरेंस में। डिफरेंशिएट बिटवीन डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस किस तरीके से भी आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। वाटर बैलेंस आपके सिलेबस में नहीं है। फिल्ट्रेशन है पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसको छोड़ दें आप। एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है और पैसिव ट्रांसपोर्ट आगे आती है, इन दोनों का डिफरेंस आ सकता है, ठीक है। अच्छा, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है। एंडो भी और एक्सो के साथ आ सकता है, या एंडो में ये दोनों भी आ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है टिश्यूज़, आपके सिलेबस में शामिल ही नहीं हैं। अच्छा, इसके बाद आता है हमारे पास चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 में सेल साइकिल आपके पास है। इसके अंदर आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ सेल साइकिल के अंदर आपने याद करने फेजेस। जीवन, इसको रीडिंग कर लें, इसको पढ़ने की ज़रूरत इतना नहीं है। जीवन फेज आपको आना चाहिए, हावना होना काफ़ी है इसके लिए। एस फेज, G2 फेज, G2 फेज के अंदर एम फेज अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन आता होता है और बच्चे उस पर नोटिस नहीं कर पाते एम फेज कहाँ पे था, एम फेज ये वाला है। G0 फेज भी इंपॉर्टेंट है,
ये तब आता है जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता। ये क्वेश्चन इन सब चीज़ों की नफ़ी करता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ऑब्जेक्टिव कौन सी आती होती है, कौन कौन सा जी नॉट फेज़ में जाता है। यानी कि न्यूरॉन जो सेल्स हैं वो जी नॉट फेज़ में इंडेफिनेट पीरियड तक रहते हैं, सेमी परमानेंट पीरियड तक हमारे पास लीवर एंड किडनी के सेल्स रहते हैं। लेकिन ऐसे कौन सेल्स हैं जो बिल्कुल ही जी नॉट फेज़ में जाते ही नहीं हैं, उसमें एपिथेलियल सेल हैं, स्किन सेल्स हैं, तो वो कर लेने हैं। माइटोसिस के लिए पैराग्राफ रीड कर लेना, इसमें कुछ इतना खास नहीं है, ऑब्जेक्टिव पॉइंट है सिर्फ स्टंट में। फेज ऑफ माइटोसिस में आपने याद करना है इसके 2 फेजेस हैं, कैरियोकाइनेसिस 1 और साइटोकाइनेसिस 2। अगर आएगा ना ये शॉर्ट क्वेश्चन तो आपने कहना है माइटोसिस के 2 फेज हैं, साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस, तो सॉरी कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस 2 फेजेस हैं, ठीक है। अगर पूछेगा ना कि उसके कैरियोकाइनेसिस के कितने फेजेस हैं तो आपने बताना इसके 4 फेज हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, ठीक हो गया। साइटोकाइनेसिस के फेजेस नहीं बताए होते। साइटोकाइनेसिस में टाइप्स हैं ये वाली, एनिमल में कैसे होगा, प्लांट में कैसे होगा, इसकी टाइप्स हैं और इसके फेज़ हैं। क्लियर हो गया। अच्छा, इसको बुक को सीधा करके आपने इसको पढ़ लेना, ये क्या है। डायग्राम एक बार देख लेना, अगर आप नहीं भी देखते कोई मसला नहीं है, दोबारा भी रिपीट होगी। सिग्निफिकेंस लाजमी कर लेनी है, ये इतना लंबा यहाँ तक करने की ज़रूरत नहीं है। सिग्निफिकेंस के लिए आपने सिर्फ और सिर्फ एक लाइन पढ़नी है। ये लिखा हुआ है फ्रंट, यहाँ से लेकर क्रोमोसोमल सेट तक। इंपॉर्टेंट ऑफ माइटोसिस इज मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोमल सेट, यहाँ तक कर लें। इसकी ये 3 हेडिंग्स की बेसिक बातें याद कर लें। डेवलपमेंट ग्रोथ में कैसे काम करता है, सेल रिप्लेसमेंट कैसे होती है, स्टारफिश की बॉडी रीजनरेट कैसे होती है, और आखिर पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन वगैरह एग्जांपल्स दी हुई हैं, ये कर लेनी है आपने। एरर्स आपके सिलेबस में नहीं है। मियोसिस की जहाँ तक बात है, मियोसिस का आपको सिर्फ इतना पढ़ लेना है कि वहाँ जो माइटोसिस लिखा है और जहाँ मियोसिस लिखा है उसका मेन डिफरेंस क्या है। हैप्लॉइड डिप्लॉइड का मेन डिफरेंस है, वो आपने यहाँ देख लेना है। ये सब कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, इसको छोड़ दें आप, ठीक है। और इसको भी सबको छोड़ दें। इसकी जगह पर आपने सिर्फ एक लाइन लिखनी है कि सेम एज माइटोसिस, कि मियोसिस 2 जो है वो माइटोसिस की तरह की होती है। इतनी बार लिख देना, आपके फुल नंबर हो जाएंगे इसके। अब जो मैंने आपको मियोसिस छुड़वाया था ना, उसकी जगह पर आप ये कर सकते हैं डायग्राम, ठीक है। कंपेरिजन ना माइटोसिस और मियोसिस का आप ये कर लेंगे, वो सब कुछ कवर हो जाएगा। इसकी भी सिग्निफिकेंस करने का तरीका सेम है। एक और बात, सिग्निफिकेंस के लिए अक्सर इंपॉर्टेंस का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। अब आ गया 6th चैप्टर। वैसे तो स्कीम के मुताबिक इसका लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन अक्सर बोर्ड में आ जाता है, तो मैं इसका लॉन्ग क्वेश्चन आपको बता दूंगा। फ्रंट पेज के अंदर आपको कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक रिएक्शन के बारे में पता होना चाहिए, बायोकैटलिस्ट के बारे में पता होना चाहिए, प्रोडक्ट और सबस्ट्रेट का डिफरेंस पता होना चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ अगर शॉर्ट में नहीं भी आएगा तो ऑब्जेक्टिव में लाजमी आएगा। इस पेज में से कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव या शॉर्ट क्वेश्चन में लाजमी होगा। एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसमें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम कुछ लोग कहते हैं लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। लॉन्ग क्वेश्चन ये एक आधी बार ही बोर्ड में आया है, इस वक्त में आने के चांसेस भी कम हैं। ये लॉन्ग में नहीं आएगा, इसको शॉर्ट की तरह ही आपने तैयार करना है। को फैक्टर्स के बारे में याद कर लिया आपने, एक्टिव साइट के बारे में याद कर लिया, एक्टिवेटर वगैरह के बारे में याद कर लिया, वो सब कुछ कर लेना है। ये चीज़ें आपके सिलेबस में शामिल नहीं हैं। ये वाहिद एक लॉन्ग क्वेश्चन है जो इस बोर्ड में इस बार सिलेबस में शामिल है और बोर्ड में आ सकता है। वो मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन है। फैसलाबाद बोर्ड जैसे बोर्ड में अब तक ये 5 मरतबा आ चुका है, तो ये आ सकता है। ये यहाँ तक ख़त्म हो जाता है। डायग्राम लाजमी कर लेनी है। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं चैप्टर नंबर 7 पर। 7 के लिए आप लोगों ने इसमें से ऑक्सीडेशन रिडक्शन की डेफिनेशन याद करनी है, पूरा याद करने की ज़रूरत नहीं है। ATP लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, ये करना, उसकी ये वाली डायग्राम करनी, ये नहीं करनी, ये कर लें और ये वाली डायग्राम कर लें, इनफ है। ठीक हो गया। ये अगर आप कर सकते हैं कर लें, अदरवाइज़ इतना करना भी आपके लिए काफ़ी होगा। फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन और रिएक्शन कर लें और सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इनटेक ऑफ वाटर एंड फूड ये करने के बजाय ना एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके आंसर छोटा सा है, वो आपने कर लेना है। उसका आंसर डिफिजन बनता है, वो आपने कर लेना है। मैकेनिज्म आपको आना चाहिए। लाइट एंड डार्क रिएक्शन अलग-अलग भी आ सकते हैं, इकट्ठा भी आ सकता है, लेकिन जो इसमें मेन इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बनता है वो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक हो गया। अब चलेंगे आगे 8 में। ठीक है, आपने स्कीम देखी होगी जो मैंने शेयर की थी। 8 और 9 के आपको लॉन्ग क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उसको शॉर्ट ही करने हैं आपने। अगर आप इसके शॉर्ट्स की बात करते हैं तो हमारे पास ह्यूमन फूड में आपने इसकी सिर्फ इतनी रीडिंग कर लेनी है, कितनी एनर्जी देता है, कितना बॉडी का मास बनाता है
और इसके कितनी टाइप्स होती हैं और कौन सा फैटी एसिड सैचुरेटेड है, कौन सा अनसैचुरेटेड है, मेन डेफिनेशन कर लेनी है। पूरे टॉपिक को पूरे बड़े बड़े पैराग्राफ को याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन तो ये आना नहीं है, ये शॉर्ट क्वेश्चन ही सारा बनेगा। मिनरल्स आपने टेबल कर लेना है, ये मिनरल्स को यहाँ से छोड़ देना है, सिर्फ इस टेबल को पढ़ लेना है, ये ऑब्जेक्टिव के लिए काफ़ी है। वाइटामिन के लिए कुछ बच्चे ए, बी और सी भी याद कर रहे हैं, सिलेबस में नहीं है, सिर्फ वाइटामिन का इंट्रोडक्शन है और ये वाला डायग्राम, ये वाला टेबल आपने कर लेना है, ये सब कुछ आपने नहीं करना। अच्छा, ये सब कुछ आपको सिर्फ रीड कर लें, इसको करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, डाइजेशन में सिर्फ ये टेबल कर लें, सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एलिमेंट्री कैनाल को सिर्फ आप ये लार्ज इंटेस्टाइन तक कर लें, इसके नीचे जो भी कुछ लिखा हुआ है उसे करने की ज़रूरत नहीं है, सब छोड़ दें। अच्छा जी, रोल ऑफ लिवर आपने पूरा करना है। मैं ना अभी वीडियो के लास्ट पे आपको ना इम्पोर्टेंट लॉन्ग बता दूंगा जो आ सकते हैं। अच्छा जी, ट्रांसपिरेशन का डेफिनेशन कर लें, काफ़ी है। इसमें सिर्फ क्लोजिंग और ओपनिंग का, डे एंड नाइट का डिफरेंस पढ़ लें, पूरा याद करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये इम्पोर्टेंट है, सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन यो कर लेना, अब उसमें कवर हो गया ये। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, इसमें जाइलम फ्लोइम वाला जो है वो आपने कर लेना है, काफ़ी होगा। ट्रांसपोर्ट फूड में फ्लोइम के बारे में और थोड़ा बहुत प्रेशर जो फ्लो है वो कर लेना। ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन को करने की ज़रूरत नहीं है, ये आप अगर इसमें से कोई सवाल आएगा भी तो वो आपका चॉइस में आप छोड़ सकते हो। अच्छा जी, चले मैं आपको लॉन्ग बताया था। ह्यूमन हार्ट में आप देख लें, इसके 4 चैम्बर होते हैं, 2 आर्टियम हैं और 2 वेंट्रिकल हैं, और इनके कितने वाल्व होते हैं वो पढ़ लेने। डायग्राम बेसिकली अगर आप समझ लेते हो ना तो ये सब आपको करने की ज़रूरत नहीं, इतना बड़ा छोड़ भी दो, खैर है। हार्ट बीट के डेफिनेशन, कार्डियक साइकिल, और ये दोनों के एरियल सिस्टोल और डायस्टोल, और यहाँ पे जो लिखा हुआ है सारा आपने कर लेना है। पल्स और हार्ट रेट वगैरह आपको डेफिनेशन मेन आनी चाहिए इसमें, और कुछ इतना करने की ज़रूरत नहीं है। अब लॉन्ग क्वेश्चन सुन लें, जो लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए मेनली आपको आसानी हो जाए। चैप्टर 1 के लॉन्ग आएगा, वो आएगा हमारे पास एक ये लेवल और ये 2 ही लॉन्ग बनते हैं, ठीक है। 2 में से लॉन्ग नहीं आएगा, ठीक है। 3 के लॉन्ग की बात करते हैं तो 3 में से ये आ सकता है, पर गैस मेरा जो आपको देने के लिए आया हूँ वो ये वाला हो गया, ठीक हो गया, ये लॉन्ग हो गया। फिर बात करते हैं हम लोग चौथे चैप्टर की। इसमें हमारे पास एक न्यूक्लियस है ये वाला, और एक है डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, ये वाला आ गया, ठीक है। अगर आप बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 की, उसमें आएगा नहीं, अगर आया तो साइटोकाइनेसिस आएगा या माइटोसिस आएगा, ये आएगा, या फिर इसका ये कैरियोकाइनेसिस का भी फेज़ आ सकता है। सिग्निफिकेंस के चांसेस कम ही है, मुश्किल ही है, इनका डिफरेंस भी आ सकता है वैसे। अच्छा, जब एंजाइम की बात करेंगे तो यहाँ पर आएगा ये मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, ठीक है। और 7 चैप्टर में लैटेंट डार्क रिएक्शन भी आ सकता है और एनारोबिक रेस्पिरेशन भी आ सकता है, ये वाली, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन आपको मैंने साथ साथ बताता रहा हूँ। तो क्वेश्चन मैंने थोड़ा ज़्यादा बताया, उसकी रीज़न ये है कि मॉर्निंग के भी कवर हो जाए, इवनिंग का भी कवर हो जाए, और दोनों बोर्ड्स का, जो पंजाब के बाकी बोर्ड हैं, मुल्तान का, सरगोदा का, रावलपिंडी का, डीजी खान, लाहौर, फैसलाबाद, सारे बोर्ड्स कवर हो जाएं, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा बताए हैं। अगर सिर्फ फैसलाबाद का बताऊं फ़र्ज़ करें तो मैं आपको उसको 50 सवाल बताऊं या 40 बताऊं, उसमें सारा कवर हो जाएगा, लेकिन मैं सारे बोर्ड्स कवर करना चाह रहा था और मॉर्निंग एंड इवनिंग टाइम दोनों के रिवाइज़ करना चाह रहा था, इसलिए सवाल ज़्यादा बताए हैं। पेपर की तरतीब याद करने का आसान तरीका आपने क्या करना है कि आपने चैप्टर नंबर 7 से लेकर 1 तक उल्टा चलना है, वो तैयार करें, और 8 और 9 का सिर्फ वो सवाल याद करें जो मैंने बताए हैं, तो आपके लिए काफ़ी होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।